शादी या बलात्कार, कितना उतावलापन था तुम्हारी एक एक हरकत में। हर समय जल्दीबाजी, चुहलबाजी और खिलाड़ापन झलकता था तुम्हारे हर अंदाज में। तब सोचती थी कि शायद बचपन है तुम में अभी भी। तुमसे पहली बार मैं अपनी प्रेम सहेली निशा की शादी में मिली थी। तुम निशा के पति रोहित के बुआ के बेटे थे, यानी निशा के फुफेरे देवर। निशा की विदा होने तक तो तुमने उससे मेरे लिए चापलूसी कर चुके थे। भाभी जी, आपकी सहेली प्रिया से मुझसे पहले नज़र में ही प्यार हो गया है। प्लीज़ 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 उसे कहो वो मुझसे एक बार तो मिल ले। एटलीस्ट आप उसका एक नंबर ही दे दो मुझे। आई स्वेयर मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। निशा ने मुझे तुमसे एक बार मिलने को कहा तो मैं उसकी खातिर तुमसे मिलने को तैयार हो गई। इस तरह हमारी दोस्ती हुई। पर तुम्हें तो दोस्ती का पायदान लांघकर प्यार, फिर शादी की सीढ़ियाँ चढ़ने जल्दी थी। कितने हसीन वादे तुमने कर डाले थे मुझसे। तुम्हारी मनमोहक सूरत व मीठी चाशनी में घुली प्यारी प्यारी कभी न ख़त्म होने वाली बातें। कौन कहता है कि हम लड़कियां बातूनी होती हैं। उफ, कभी कभी मेरा सिर चकरा जाता था तुम्हारी नॉनस्टॉप बातें सुनकर। एक हफ्ते के अंदर तुम, निशा, रोहित व अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आ धमके, शगुन का थाल लेकर। मैं संकेत में रह गई, पर मम्मी पापा घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता कैसे ठुकराते। फिर निशा लेकर आई है, ये रिश्ता तो सब अच्छा ही होगा। ये सोचकर थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्होंने मुझसे हाँ कहलवा दिया। मैं मानो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में विचारण कर रही थी। आखिर इनकार भी किस बिना पे करती। तुम सुदर्शन, उच्च शिक्षित और अच्छी कंपनी में कार्य व्यवहार कुशल लड़के थे, और मेरी भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपनी लच्छेदार बातों से सबका दिल जीत लेते थे। उस दिन झटपट रोके की रस्म भी हो गई। 3 दिन बाद सगाई हो गई। फिर एक हफ्ते बाद शादी भी हो गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत का असली मतलब मुझे आज समझ में आया। चाहे जयमाला पहनाने के कार्यक्रम हो रहा हो या फिर फेरों का, तुम हर वक्त जल्दीबाजी चुहलबाजी करे जा रहे थे। थोड़ा अजीब लगा मुझे, पर तुम्हारा मेरे प्रति अगाध प्रेम समझ में शर्म से मुस्कुरा दी थी। अन्यास तुमने मुझे सबके सामने चिकोटी काट ली और शरारत से आंख मार दी। सबके समक्ष तुम्हारा यह प्रेम प्रदर्शन अब मुझे गुदगुदाने के बजाय शर्मिंदगी दे रहा था। पर मैं चुप रही, ये सोचकर कि अभी नया नया खुमार है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने निशा से इस बारे में जिक्र किया तो उसने भी यही सब कहकर सत्वाना दी। अमन भैया बहुत प्यार करते हैं तुझसे। तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दे। अब तो तू मेरी देवरानी बनकर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम शादी के बाद भी मिलते रहेंगे, वरना शादी के बाद सहेलियाँ बिछड़ ही जाती हैं। वी आर सो लक्की ना। परंतु तुम्हारा अजीबोगरीब बर्ताव मुझे खटक रहा है। शादी को 1 साल हो गए, तुम्हारा मेरे प्रति जुनून कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। इसे प्यार तो नहीं कहेंगे जो तुम करते थे और दावा भी करते थे। फिर 9 महीने बाद हमारे आंगन में नन्ही मायरा की किलकारी गूंजी। मेरे तो पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। साथ ही ये उम्मीद भी बांधी कि शायद एक बेटी के बाप बनकर ही तुम में परिपक्वता व ठहराव आ जाएगा। पर मेरी इस उम्मीद पर भी तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें सिर्फ मुझसे, मेरे जिस्म से ही मतलब था। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा था। दिन व दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैं कुछ दिन शारीरिक व मानसिक विश्राम चाहती थी। तुम मायरा के संग न खेलते, न उसकी तरफ देखते। कैसे बाप हो तुम, निष्ठुर, निर्मोही। मैंने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी को जान से ज़्यादा प्यार करता है, पर तुम ना जाने किस मिट्टी के बने थे। वो रोती तो तुम चिढ़ जाते, उसे मनहूस कहकर परे कर देते। तुम्हें मेरे अलावा, मेरे जिस्म के सिवा कुछ ना सोचता जब तक तुम घर में रहते। कैसा प्यार है ये तुम्हारा, मुझे तो घुटन होने लगी थी अब तुम्हारी मौजूदगी से। मायरा के सामने भी
तुम उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज ना आते तो अब मैं थोड़ा सख्त रवैया अपनाने लगी थी। अमन, बिहेव योर सेल्फ, कुछ तो लिहाज करो। अरे बच्ची के सामने तो कायदे से रहो। क्या असर पड़ेगा उस पर? वो बच्ची है अभी, वो क्या जाने ये सब। वो तो यही समझेगी कि उसके पापा उसकी मम्मी को कितना प्यार करते हैं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि मैंने अमन से शादी करने में जल्दीबाजी क्यों कर दी। अब मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी थी। तुम्हारे ऐसे बेपरवाह व अमर्यादा व्यवहार से तंग आकर एक दिन मैं निशा के घर तुम्हारी शिकायत करने पहुंच गई। मैंने उससे अपने दिल का हाल बताया तो वो भी चिंतित हो गई। उसने रोहित से ये सब बताया तो रोहित ने कहा कि वो अमन से बात करेगा, उसे समझाएगा। तुम मेरी शिकायत लेकर गई थी निशा भाभी और रोहित के पास। तुम्हें पता है मुझे कितना जलील होना पड़ा उन दोनों के सामने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा प्यार करना तुम्हें छिछोरापन लगता है। किस लिए तुमसे शादी की है मैंने तुमसे? औरत किस लिए बनी हो तुम? पति को संतुष्ट रखने के लिए ही ना, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही ना। पत्नी हो तुम मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर, तुम्हारे शरीर पर। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मेरा जब जहाँ जैसे मन करेगा तुम्हें उसी वक्त मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। समझ गई तुम? और हाँ, आज के बाद किसी से भी इस बारे में जिक्र किया भी तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। आते ही तुम मुझ पर भड़क उठे थे। ये सब सुन मैं संकेत में आ गई। स्थिति बनने के बजाय और बिगड़ गई। अब तुम और ज़्यादा मनमानी करने लगी। तुम्हें मेरे शरीर के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। हवस का राक्षस तुम पर ऐसा सवार हो रहा था कि मेरे अंदर की स्त्री धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, पर तुम बेखबर थे। तुम मेरे दिल, मेरे रूह तक पहुँचे ही कब थे? जो मेरी पीड़ा समझते, मैं विरोध करती तो तुम बलात्कारियों की तरह पेश आते। एक दिन मैंने जॉब करने की बात तुम्हारे सामने रखी तो तुम उखड़ गए। किस बात की कमी है तुम्हें? जो नौकरी करनी है तुम्हें, बाहर जाकर तफरी करनी होगी और क्या। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से ऐसी ओछी बातें सुनकर मैं अवाक में रह गई। मम्मी जी ने मेरी बात का समर्थन किया तो तुमने उन्हें भी चार बातें सुना दी। बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। क्या पुरुष स्त्री को अपने काबू में रखने के लिए ही पैदा हुआ है? जो माँ उसे 9 महीने पेट में पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसे भी वो पैरों की जूती समझता है। मैंने अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात की तो वो बोले कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किस बात की कमी है मुझे? जो पति के इच्छा के खिलाफ नौकरी करनी है मुझे। क्या करती? मन मनोज कर रह गई। कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी कि फ़ौरन जॉब लग जाती। सब वक्त और ऊपर वाले पर छोड़ दिया। मैंने मायरा को मैं मम्मी जी के पास सुलाने लगी थी। कम से कम वो तुम्हारा ये घिनौना रूप तो ना देख ले। उसके बाल सुलभ कोमल मन में पुरुष की जाति के प्रति नफरत तो ना पनपे। उस दिन मम्मी जी ने अपने बेटे का अनोखा ही रूप देखा था। उन्होंने वो सब सुना जो तुम निशा के यहाँ से आने के बाद मुझसे कह रहे थे। उस वक्त तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, तू चिंता मत कर बेटी, मैं अपनी एक डॉक्टर मित्र को जानती हूँ जो मनोचिकित्सक है। यदि मुझे इसके इस अजीब व्यवहार के बारे में पता होता तो मैं इसका इलाज पहले ही करवा लेती या फिर अभी इसकी शादी ही ना कराती। हाँ, उतावलापना बचपना तो इसमें रहा है, पर यह अंदेशा नहीं था कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है। मैं एक माँ की तरह ही सोचती रही, कभी जाना ही नहीं कि इसका इस अति उच्छृंखलता का ऐसा भव्य रूप भी सामने आएगा। मम्मी जी की प्यार भरी बातें सुनकर मन को थोड़ी तसल्ली हुई। माँ ने जब तुम्हें मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेखा से मिलने के लिए कहा तो तुमने मुझे घूर कर देखा। तुम्हें लगा ही मैंने फिर से तुम्हारी शिकायत की है और तुम गुस्से में मुझे उल्टा सीधा सुनाकर ऑफिस के लिए निकल गए। तब मैं और माँ डॉक्टर से मिलने गए, उन्हें सारी बातें विस्तार में समझाई। सब सुनकर उन्होंने कहा
अमन को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यानी कि सेक्स की तीव्र लत है, जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्ति हर समय बस सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो किसी भी तरीके से अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बलात्कार जैसे अपराध भी ऐसे ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एन केन परकेन अपने स्वार्थ सीधी चाहते हैं, या स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ये हर हालत में अपनी वासना की पूर्ति करना चाहते हैं। अभी तुम उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध हो, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर खुद को हावी कर रहा है। पर कब तक और क्यों? प्यार या संभोग दोनों की सहमति से होना चाहिए, ना कि जबरन थोपा जाना चाहिए। फिर वो मम्मी जी की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, ऐसे तो ये बेचारी ख़त्म हो जाएगी। अमन जो कर रहा है वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब आप या तो उसको इलाज के लिए मेरे पास लेकर आएं, या इसे इसके घर भेज दें कुछ दिनों के लिए। सच पूछो तो मैं भी अब तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। इन 2 सालों में मैंने इतना भुगत लिया था कि जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। पर मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थी। मैं मायरा को लेकर अपने मायके चली गई। मम्मी पापा मुझे देखकर खुश तो हुए, पर साथ ही ये पूछने लगे, दामाद जी नहीं आई? कितने दिनों के लिए आई हो? सुनकर अंदर कुछ टूट गया, पर बुरा मानने की ना तो स्थिति थी ना ही हिम्मत। मेरे तन मन को आराम की सख्त ज़रूरत थी, जो अमन से दूर रहकर ही मिल सकती थी। मैं अनमेड़ ढंग से मायरा को लेकर कमरे में चली गई। मैंने मम्मी से बोला कि मैं कुछ देर सोऊंगी, रात को खाने के वक्त जगा दे। कितने महीने बाद, या यूँ कहूँ शादी के बाद, आज चैन की नींद आई थी मुझे। मम्मी जी ने फ़ोन करके बताया कि तुम कल घर नहीं आए थे, गुस्सा होकर जो गए थे। अगले दिन ऑफिस के बाद मुझे घर में ना पाकर तुमने पूरा घर सिर पर उठा लिया। मम्मी जी को भी बहुत सुनाया कि बिना उसके पूछे मुझे मायके क्यों भेज दिया। अगले दिन शाम तक तुम मेरे यहाँ आ धमके और मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगी। मम्मी पापा मनुहार में लगे थे, पर तुम बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। तब पापा ने सख्त होकर कहा, प्रिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। उसकी हालत तो देखो, कितनी कमज़ोर लग रही है। आप चाहो तो आप भी रुक लें, या यहाँ अभी अपने घर चले जाएं। मैं इसे खुद आपके पास छोड़ जाऊंगा। ओफो पापा, ये क्या कर दिया आपने? इसे रुकने को क्यों बोला? मैंने मन ही मन में कहा। मैं तुम्हें अनदेखा कर मम्मी के पास सोने चली गई। मैं मम्मी के पास चैन की नींद सो रही कि अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे जगा रहा है। आंखें खोली तो देखा वो तुम थे। तुमने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए खींचने लगे। तुम्हारे हट्टे कट्टे वजूद के आगे मैंने हथियार डाल दिए। वो रात मेरे लिए बहुत भयानक रात थी। तुम सुबह सबके जगने से पहले चले गए। मम्मी जब मुझे उठाने आई तो मेरी हालत देख उनकी रूह कांप उठी। मम्मी का प्यार भरा स्पर्श पाकर मैं बेतहाशा रो पड़ी और रोते रोते सब बातें बताई। मम्मी एकदम संकेत में आ गई। रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि अमन ऐसा दरिंदा है जो अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा सलूक करेगा। इसके साथ रहना खतरे में खाली नहीं है। मायरा भी बड़ी हो रही है, उस पर इस बात का क्या असर होगा? मैं अभी तुम्हारी सास को फ़ोन करके बुलाती हूँ। फिर मम्मी ने सारी बातें पापा को बताई। मम्मी जी के आने के बाद मम्मी पापा ने उनसे बात की तो मम्मी जी ने मेरा ही साथ दिया। उन्होंने उसी समय अमन को फ़ोन करके आने को कहा। इधर पापा ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। मम्मी जी ने तुमसे मेरे साथ दुर्व्यवहार व दुर्चार के बारे में पूछा तो तुम मुझे अग्नेय दृष्टि से देखने लगे। अभी भी तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी। तुम ढीठ बने खड़े मुझे घूरते रहे। मम्मी जी ने कहा, तू इंसान है या हैवान? इस तरह कोई अपनी पत्नी के साथ पेश आता है क्या? देख क्या हालत बना दी है तूने इसकी। ये पति पत्नी का आपस का मामला है।
आप लोग इससे दूर ही रहे। प्रिया तो कुछ बोल नहीं रही है, तो आप लोग क्यों खामोखा वकील बने फिर रही हैं? चलो प्रिया, घर चलो। मुझे रोज़ रोज़ यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तुम मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगे तो मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे जैसे राक्षस के साथ। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। क्या क्या कहा तूने? मेरे साथ नहीं रह सकती? तेरे बाप ने तुझे पट्टी पढ़ाई होगी, है ना? मेरा इनकार कर तुम संकेत में आ गई। काश ये हिम्मत मैंने पहले दिखाई होती। शट अप, हाउ डे यू। मैं गुस्से में कांपने लगी। तुम मेरा हाथ पकड़कर खींच के ले जाने लगे। पापा ने बीच बचाव किया तो तुमने उन्हें भी धक्का दे दिया। मम्मी जी ने तुम्हें जोर का चाटा मारा, तब तक पुलिस भी आ गई थी। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले गई। मैं तुम्हें पुलिस जिम में जाते हुए देखती रही। अच्छा ही था कि मायरा उस समय प्ले स्कूल में थी। उसने तुम्हें हथकड़ी पहने पुलिस के साथ जाते नहीं देखा, वरना उसके कोमल दिल को बहुत ठेस लगती। वैसे भी तुम कौन सा उसके साथ समय बिताते थे? जैसे पिता अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता है, प्यार करता है, उसकी सब फरमाइशें पूरी करता है। तुम तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। अपने प्यार का ऐसा अंत तो मैंने नहीं चाहा था, पर नहीं, अब और नहीं, अब यही सही है। पूरी रात मेरी आंखों में ही कटी। मम्मी पापा के कमरे से भी देर रात तक बातें करने की आवाज़ आती रही और नन्ही मासूम मायरा बेफिक्र होकर मेरे पल्लू में सो रही थी। दुनिया जहाँ की परेशानियों से बेखबर, बचपन कितना भोला और मासूम होता है ना। काश हम बड़े भी ऐसे ही मासूम और निश्चल होते। मैं मायरा की खातिर कोई ठोस निर्णय लेना चाहती थी, पर जैसा दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। इसी उधेड़बुन में मुझे सुबह के वक्त नींद आई होगी। मैं हड़बड़ाकर उठी। टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। अरे, मैं इतनी देर तक सोई रही। मायरा को स्कूल भेजने में देर हो गई, पर मायरा है कहाँ? तभी मम्मी चाय लेकर आ गई और कहा कि उन्होंने मायरा को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। मम्मी ने मेरा हाथ मेरे हाथ में लेते हुए कहा, बेटा, क्या सोचा है तूने अपनी ज़िंदगी के बारे में? मेरा मतलब है कि क्या तू अकेले पूरी ज़िंदगी काट लेगी? हम हैं तेरे साथ, पर कब तक? हमारे बाद तेरा और मायरा का क्या होगा? मैं मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट गई। मम्मी, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना तो तय है कि मैं उस राक्षस के पास तो वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, अच्छी तरह सोच ले। क्या पता अमन के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। अमन के दिमाग का इलाज चल रहा है, वहीं जेल में। तेरी सास ने बताया 3 साल की सज़ा हुई है उसे। मम्मी, मुझे उस राक्षस के बारे में कुछ नहीं सुनना, ना सोचना। आज के बाद आप उसका नाम नहीं लेंगे, मेरे या मायरा के सामने। और हाँ मम्मी, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी, साथ ही कहीं नौकरी भी देखूँगी। पापा मायरा को स्कूल से लेकर आ गए। पापा ने भी मेरी बात का समर्थन किया तो दिल को बड़ी राहत मिली। मैंने ठान लिया था कि एक विशिष्ट व्यक्ति की वजह से मैं अपनी व अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊँगी। मैं अमन से अब कोई नाता नहीं रखूँगी, उसे तलाक दे दूँगी। और मैंने मम्मी पापा को अपना फैसला सुना दिया। फिर निशा को फ़ोन लगाया। कुछ घंटों बाद ही निशा और रोहित मेरे यहाँ आ गए। सारी बातों का पता चलने पर उन लोगों को बहुत दुख हुआ और अमन के ऊपर बहुत गुस्सा भी आया। उन्होंने भी अमन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। रोहित ने अपने वकील दोस्तों से बात की। साथ ही निशा ने बताया कि उसके भैया, जो कई साल से विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक अस्पताल व नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोला है। उसने कहा कि वो मेरे लिए उनसे बात करेगी। उसकी बातें सुनकर फिर से जीने की उमंग जाग उठी। मैंने ग्रेजुएशन की प्राइवेट पढ़ाई के लिए फॉर्म भर दिए और नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1 साल के भीतर अमन से तलाक हो गया। अब मैं राहत महसूस कर रही थी। वो अभी भी जेल में ही था। मम्मी जी से कभी कभार फ़ोन पर बातचीत हो जाती थी। अमन की गलतियों के लिए उनको क्यों कसूरवार ठहराती? उन्होंने तो हर संभव में मेरा ही साथ दिया है। वो मायरा से मिलने कभी कभी घर आ जाया करती थी। माँ को दिल की बीमारी की शिकायत थी। कभी कभी वो खिंच भी जाती थी जब मायरा उन्हें परेशान करती। मैं दिन में ट्रेनिंग करती और रात में कॉलेज की पढ़ाई करती थी। शनिवार रविवार कॉलेज की क्लास अटेंड करती थी।
इतनी व्यवस्था के बीच बेचारी बच्ची पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी। मेरी परेशानी देख मम्मी जी ने सुझाव दिया कि मायरा को उनके पास छोड़ जाया करूं। अब मायरा उनकी देखरेख में थी। देखते देखते 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। अमन जेल से रिहा होकर घर आ गया। मैंने अब मायरा को मम्मी जी के पास भेजना बंद कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि अमन की परछाई भी मेरी बच्ची पर पड़े। 6 साल बाद मम्मी दिल की बीमारी से हार गई। पापा भी मम्मी के गम में गुमसुम, उदास व दुर्बल हो गए थे। मैं सीनियर नर्स बन चुकी थी। नमन जी, निशा के भाई व अस्पताल के मालिक, बहुत अच्छे इंसान थे। सिंगल मर्द की परेशानियां समझते हुए मुझ पर रियासत कर देते थे। काम के घंटों को लेकर सब ठीक ठाक चल रहा था। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी, पर मैं मायरा और पापा की देखभाल के लिए मैंने एक भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर दिया था, जो दिन रात घर पर ही रहती थी। पिछली यादों के नाग कभी कभी फन फैलाकर आ जाते तो मैं खुद को घर बाहर के कामों में और भी ज़्यादा व्यस्त कर देती। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर जाने लगी थी, लेकिन नहीं, ये शायद मेरा भ्रम ही था। ऐसा अच्छा मेरा नसीब कहाँ। एक दिन जब मैं घर पर ही थी, तभी मायरा बड़े गुस्से में घर आई। बैग सोफे पर पटक कर मुझसे बोली, मम्मा, आप बहुत ज़्यादा गंदी हो। आपने मेरे पापा को जेल भिजवाया था ना? क्या बोल रही है मारू? किसने कहा तुझसे ये सब? वो शिल्पी बोल रही थी कि आप सबने मिलकर मेरे पापा को जेल भिजवाया दिया था और मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया। मुझे पापा के पास जाना है। कहीं नहीं जाएगी तू। हमारा उनसे अब कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तो जाऊंगी। पहले भी तो मैं दादी के पास जाती रहती थी, तो अब क्यों नहीं जाने देती हो? मुझे पता है आपने मेरे पापा से डिवोर्स ले लिया है, पर मैं हूँ तो उनकी भी बेटी। आप मुझे रोक नहीं सकती उनके पास जाने से। आपने उनसे तलाक लिया है, मैंने नहीं। आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं अवाक में रह गई। पापा ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उनका हाथ झटक दिया। पापा गिरते गिरते बचे। उस पल मुझे वही मंजर याद आ गया जब अमन ने पापा को धक्का दिया था। मैंने मायरा को जोर का थप्पड़ मार दिया। वो रोते रोते अंदर कमरे में भाग गई। आज पहली बार मैंने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया था। मैं अपने आप को बहुत कोस रही थी। मायरा ही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। उसे दुख देकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? अभी 10 साल की छोटी बच्ची तो है। पता नहीं उसके नन्हे दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहले जब वो अपने पापा के बारे में पूछती थी तो मैं कोई ना कोई बहाना करके फुसला देती थी, पर अब वो बड़ी हो रही थी, पर उसे असली वजह भी नहीं बता सकती थी। मैं कमरे में गई तो वो सो चुकी थी। मैंने मम्मी जी से फ़ोन पर सब बातें बताई। उन्होंने कहा कि अमन के ऑफिस जाते ही वो घर आएगी। मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी, जिससे मायरा के साथ समय बिता सकूं। मायरा की भी 2 दिन की छुट्टियां हो रही थी। मम्मी, मैं और मायरा इमामबाड़ घूमने निकल गए। बुद्धा पार्क में खूब झूले झूले, आइसक्रीम खाई। हमने खूब मस्ती की, चाट खाई। शाम को घर आ गई। मायरा का मूड थोड़ा तो ठीक हुआ, पर वो मुझसे कटी कटी ही रही। अपनी दादी से ही बात करती रही। शायद अभी भी गुस्सा थी। ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, मैंने खुद को तसल्ली दी। मम्मी जी अमन के ऑफिस जाने के बाद अक्सर घर या अस्पताल मुझसे और मायरा से मिलने आ जाया करती थी। एक दिन उन्होंने बताया, अमन अब आए दिन किसी न किसी महिला सहकर्मी या किसी लड़की के साथ नज़र आता है। कभी कभी उन्हें घर पर ही ले आता है। मेरे मना करने पर उसने रोक टोक से बचने के लिए मुझे आउट हाउस में रहने को बोल दिया है। इतना सब होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बहुत दुख हुआ मम्मी जी को इस उम्र में अपने ही बेटे द्वारा उपेक्षित व अपमानित होकर एकाएकी जीवन जीते हुए देखकर। फिर भी बेटे के लिए कितनी दुखी व चिंतित रहती है। क्या स्त्री जीवन इसी तरह संघर्ष करने, खुद से जूझने व अपने वजूद को तलाशने के लिए है? 3 साल बाद मम्मी के जाने के बाद अकेलेपन व बीमारी से ग्रसित पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं एक बार फिर से टूट गई। ऐसे वक्त में निशा और रोहित मेरे साथ खड़े थे। नमन भी अब अक्सर घर आने लगे थे। मायरा की नमन से अच्छी पटने लगी थी, पर मुझे किसी भी पुरुष की उपस्थिति अपनी या मायरा की ज़िंदगी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी।
पर नमन मेरे बॉस थे, तो मैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कह पा रही थी। तो मैंने निशा को बोला कि वो अपने भाई को समझा दे, मुझसे या मायरा से नज़दीकियाँ ना बढ़ाए। तब निशा ने मुझे बताया, प्रिया, भाई तेरे बारे में, तेरी शादी के बारे में, तेरे तलाक के बारे में सब कुछ जानते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं, पर तुझसे बात करने से पहले वो मायरा का दिल जीतना चाहते हैं, जिससे कि वो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर ले। अब तू ही बता, तू अकेली मायरा की परवरिश कैसे करेगी? अब तो अंकल भी नहीं रहे, जो कम से कम घर में उसके साथ तो थे। नौकर चाकरों के भरोसे कहीं बच्चे पलते हैं या सुरक्षित हैं? तू ही बता। तू जब काम पर जाती है तो तुझे मायरा की कितनी फिक्र रहती है। भाई उसे अपना नाम व सुरक्षा देना चाहते हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? निशा के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोच में पड़ी रही। एक तरफ अमन की प्रताड़ना से डरी हुई थी, उसकी वजह से पुरुष जाति के प्रति नफरत थी। दूसरी तरफ मायरा के भविष्य को लेकर चिंता। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर थी, शांता नौकरानी का फ़ोन आया। घबराई हुई आवाज़ में उसने कहा, दीदी, मायरा बेबी स्कूल से नहीं आई, वो स्कूल बस में नहीं थी। मैंने स्कूल में भी पता किया, वो वहाँ भी नहीं है। मेरे को काटो तो खून नहीं। फिर फ़ोन हाथ से छूट गया। मैं बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। लग रहा था मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जल्दी से ऑटो में बैठकर निशा को फ़ोन लगाया। निशा, रोहित भी निकल पड़े उसे ढूंढने। नमन उस वक्त अस्पताल में नहीं थे। जब उन्हें पता चला तो वो भी ढूंढने चल दिए। मैं लगातार रोती जा रही थी। मायरा की सभी सहेलियों के घर फ़ोन करके पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। तभी मम्मी जी का फ़ोन आया कि मायरा उनके पास है। मेरी जान में जान आई ये खबर सुनकर। मैंने ऑटो वाले को मम्मी जी के यहाँ चलने को बोला और सबको खबर कर दी कि मायरा मिल गई है। मम्मी जी के पास बैठी मायरा बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह बनाया और बोली, आप क्यों आई हो यहाँ? अब से मैं यहीं रहूँगी, दादी और पापा के पास। आप रहो जाकर अपने नमन अंकल के साथ। क्या बोल रही है बेटा तू? तुझसे किसने कहा कि मैं नमन के साथ रहूँगी? मैंने खुद अपने कानों से सुना था। उस दिन निशा आंटी आपसे उस आदमी के साथ शादी करने को बोल रही थी। मैं उनसे अच्छे से बात कर लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपना पापा बना लूँगी। आपको तो नए पति मिल जाएंगे, पर उन्हें मैं अपना पापा कभी नहीं मानूंगी। जब मेरे पापा हैं तो मैं किसी और को अपना पापा क्यों बनाऊं? नहीं मेरी बच्ची, मैं किसी से शादी नहीं कर रही। तू तो मेरी जान है। तुझे छोड़कर मैं कैसे जी पाऊंगी? घर चल बच्चा, मैं और तुम बस, हम दोनों एक साथ रहेंगे जीवन भर। मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। तेरे साथ रहूँगी हमेशा। लेकिन मुझे पापा भी चाहिए साथ में। आप भी यहीं रहो तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आप, मैं, पापा और दादी। कितना अच्छा रहेगा ना? मैं बेबस लाचार निडल होकर थम से वहीं बैठ गई। मम्मी जी ने मुझे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। उन्होंने मायरा को कहा कि वो गार्डन में जाकर खेल ले, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मायरा के जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो उसे प्यार से समझा बुझाकर कल घर ले आएंगी। शनिवार रविवार वैसे भी उसके स्कूल की छुट्टी है। संडे की शाम को वो उसे ले आएंगी। वैसे भी अमन 4-5 दिनों के लिए टूर पर गया हुआ है। मैं निश्चित होकर घर आ गई। संडे को जब मम्मी जी मायरा को लेकर नहीं आई तो मैंने फ़ोन किया तो वो बोली कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो सोमवार को उसे वहीं स्कूल छोड़ देंगी। सोमवार की सुबह सुबह करीब 5 बजे मेरा फ़ोन बजा। इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा? शायद हॉस्पिटल से होगा। फ़ोन उठाया तो मम्मी जी का फ़ोन था। प्रिया, मैंने अमन को मार दिया। क्या? क्या बोल रही है? मम्मी जी, मार दिया मतलब? तू बस आ जा। ओके ओके, मैं आती हूँ। मैं हैरान परेशान बदहवास वो जल्दी से उनके घर की तरफ भागी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी जी कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हैं। कहीं ज़्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो गई है उनकी? और अरे, मैंने मायरा के बारे में तो पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, जा तो रही हूँ, सब पता चल जाएगा। खुद से बातें करते हुए कब मैं उनके घर पहुँच गई मुझे पता ही नहीं चला। जब रिक्शे वाले ने कहा कि घर आ गया है तब होश आया। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा। क्या पता उसकी ज़रूरत ही पड़ जाए। आउट हाउस का रास्ता गार्डन से होकर जाता है।
मैं भागी भागी अंदर जाने लगी। गार्डन की तरफ मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मम्मी जी के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी है। नीचे ज़मीन पर अमन खून से लथपथ पड़ा है। कुछ पल में सब्बत जड़वत रह गई। तभी मेरी नज़र झाड़ियों के पीछे छुपी मायरा पर पड़ी। वो डरी सहमी थरथर काँप रही थी। मैंने दौड़कर उसे अंक में भर लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्यों छुपी हो? मेरी गोद में आते ही वो बेतहाशा रोने लगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बहुत डरी हुई थी मेरी बच्ची। मम्मी जी भी शून्य में ताके जा रही थी। बीच बीच में चिल्लाने लगती। मैंने मार डाला अपने बच्चे को। थोड़ी हिम्मत करके मैंने पहले पुलिस को फ़ोन किया, फिर निशा को। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और निशा, रोहित व नमन भी आ गए। अमन के प्राण परेखू हो चुके थे। पुलिस ने मुझसे सुझाव व नौकरों से पूछताछ करके मम्मी जी को हिरासत में ले लिया। फोरेंसिक की टीम भी आ गई। मायरा से पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बता पा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तब तक मम्मी जी संभल चुकी थी। अपने बयान में उन्होंने जो बताया वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी जी ने बताया, संडे को अमन अचानक टूर से आ गया था। रात में वो पीछे गार्डन में अकेले बैठा शराब पी रहा था। मायरा भी अचानक वहां पहुंच गई। पिता से मिलने की बेताबी तो थी ही बच्ची में, तो अमन को देखते ही पापा पापा कहकर उससे जाकर लिपट गई। नशे में धुत उस राक्षस को अपनी बेटी हवस पूर्ति का साधन नजर आई। मायरा की चीखें सुनकर मैं भागी चली आई। मैं उसे बचाने लगी तो अमन ने मुझे धक्का दे दिया। रात को नौकर भी सर्वेंट क्वार्टर में सोने चले जाते हैं। मेरी आवाज़ सुनकर जब कोई नहीं आया तो मैंने एक पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। वो मायरा को लेकर कमरे में जाने लगा तो मैंने कुल्हाड़ी उसके ऊपर फेंक कर मारी, जो उसके सिर पर जा लगी। पर मैंने अपनी बच्ची को बचा लिया। प्रिया, मैंने तेरी बच्ची को बचा लिया। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैंने एक राक्षस का अंत किया है। हा हा हा। मम्मी जी कभी अट्टहास करती, कभी फूट फूट कर रोने लगती। रोहित ने मम्मी जी के लिए एक अच्छा वकील कर दिया। बचाव हेतु गैर इरादतन की गई इस हत्या के लिए मम्मी जी को नाम मात्र की सज़ा सुनाई गई। 1 साल बाद उस हादसे के बाद मायरा को नॉर्मल होने में काफ़ी वक्त लगा। जेल से छूटने के बाद मम्मी जी को हम अपने घर ले आए। मायरा ने एक संडे को एक सरप्राइज़ पार्टी रखी। मुझे सुकून मिल रहा था कि मेरी बच्ची आज खुश है। पूछने पर बोली, सरप्राइज़ बताते थोड़ी हैं मम्मा, आप भी ना बुद्धू हो एकदम। अरे बाबा, वेट एंड वॉच, पहले सबको आने तो दो। अच्छा बाबा, ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में निशा, रोहित और नमन आ गए। चाय नाश्ता हो गया। कोल्ड ड्रिंक का एक दौर चल गया। अब तो खाना लगवाने लगी टेबल पर। सरप्राइज़ का खुलासा नहीं कर रही थी। खाना ख़त्म होने के बाद उसने शांता को आवाज़ लगाई, मौसी, टेबल साफ़ कर दो और आइसक्रीम निकाल दो सबके लिए। जी मायरा बेबी, अभी करती हूँ। बड़ी बूढ़ी मुखिया की तरह लग रही थी आज मेरी मायरा। बहुत गर्व महसूस हो रहा था उस पर। लो जी, आइसक्रीम भी आ गई। अब तो बताओ अपना सरप्राइज़। मम्मी जी ने कहा। ओके, तो सरप्राइज़ ये है कि मम्मा, आप नमन अंकल को मेरे पापा बनाएंगी क्या? मैं गुस्से में एकदम से खड़ी हो गई। ये क्या मजाक है मारू? मायरा मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई। मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया। ये मजाक नहीं है मम्मा, मुझे माफ़ कर दो मम्मा, जो मैंने आपको गलत समझा था। मैंने कितनी रूडली बिहेव किया आपसे। आई एम सॉरी मम्मा। अब मैं समझ गई हूँ कि आपने उस आदमी से तलाक क्यों लिया था और मुझे क्यों उससे दूर रखा। अब मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी। प्लीज़, आप नमन अंकल से शादी कर लो। फिर उसने अपनी दादी की ओर देखा। दादी, प्लीज़, आगे आप बात करो ना मम्मा से। इसका मतलब मम्मी जी भी इस प्लान में शामिल है। मम्मी जी ने कहा, मान जा प्रिया बेटी। निशा भी आशा भरी निगाहों से विनती कर रही थी। मैंने नमन की ओर देखा तो वो नज़र नहीं आया। तभी नीचे से आवाज़ आई, क्या मैं ज़िंदगी भर आपके लिए आपका हाथ मांग सकता हूँ प्रिया जी? नमन घुटने के बल ज़मीन पर बैठे थे, हाथ में अंगूठी ली। मैं सबको देखने लगी। सबकी आंखों में खुशी थी और मेरी हाँ का इंतज़ार था। अब जल्दी से हाँ कर दो यार, मेरे घुटने में दर्द होने लगा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने शर्मा के हाँ कर दी।
मायरा की खुशी तो देखते ही बन रही थी। वो एकदम से मेरी बाहों में समा गई। तेरी खुशी के लिए कुछ भी। मेरी बच्ची, तू ही तो मेरी ज़िंदगी है। कैसी लगी स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।